अपने चैनल #BCC में स्वागत है। जो वर्ग में उपस्थित है उसको भी स्वागत है, जो देख रहे हो उसको भी है। आप सबको मालूम है कि आप लोग का एग्ज़ाम फरवरी में कितना तारीख से होने वाला, 14 फरवरी से होने वाला है। तो उसके लिए मैथ रिवीजन चल रहा है और क्वेश्चन बैंक से है ये, क्योंकि जब बुक आपका ख़त्म हो गया तो फिर क्वेश्चन बैंक पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुक का ही क्वेश्चन ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया हुआ है। नंबर एक बात। दूसरा ये कि बुक में हम लोग पढ़ लिए, बाकी रिवीजन के लिए सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीका यही है कि पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन बना लीजिए और अच्छा नंबर पाइए। तो ये जो क्वेश्चन बैंक का 2015 का सेकंड पाली का होने जा रहा है। पहली पाली का आप लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड पाली का पहला सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a बराबर 0 है। क्वेश्चन है कि cx² - bx + a = 0 है का विवेचक शून्य है। इसका जो विवेचक है, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट को कहा जाता है, तो विवेचक बता रहा शून्य है। विवेचक शब्द या फिर विविक्तर शब्द लिखा होने पे डी सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना। डी मान के चलेंगे। डी का फार्मूला मालूम है, D = b² - 4ac। तो इसका विवेचक शून्य दिया हुआ है, अर्थात D = 0 दिया हुआ है ना। तो b² - 4ac। अब ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा इसको फास्ट में निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। फुल डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी x² के गुणांक को क्या कहा जाता है, a। तो x² का गुणांक क्या है, इसमें c दिख रहा है। तो a बराबर यहाँ c दिए हुआ है, यानी a के बराबर में c दिए हुआ है। और x के गुणांक को कहा जाता है b। तो x के गुणांक को b कहते हैं। तो b बराबर कितना दिए हुआ है, -b। और c बराबर क्या है, a। रेस्ट जो बचता है वो a होता है, सॉरी c होता है। तो c बराबर a दिए हुआ है। अब बोलता है कि भाई इसका विवेचक शून्य है, तो ये फार्मूला यहाँ पर लगा के बनाइए आप। D = 0 दिए हुआ है, मतलब कि b² - 4ac = 0। तो b² b के प्लेस पर b ही है, तो b² 4ac, a के प्लेस पर c है और c के प्लेस पर a है, बराबर 0। तो b² प्लस -4ac। इसमें बोल रहा है कि इसका शून्य का बताइए क्या होगा। तो अल्फ़ा बराबर -b + √d/2a और बीटा बराबर -b -√d/2a। अब यहाँ पर b² - 4ac भी लिखते हैं, बाकी d भी लिखा जाता है, क्योंकि d के बदले में ये फार्मूला आता है, इसीलिए। अल्फ़ा निकाल लीजिए, बीटा खुद ब खुद माइनस वाला आंसर ढूंढ लीजिएगा, है कि नहीं। अल्फ़ा है -b + √d/2a फार्मूला से, तो माइनस फार्मूला का माइनस और क्वेश्चन का माइनस दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद b की जगह b ही दिए हुआ है, प्लस d है। d का वैल्यू यहाँ पर ये निकल के आया है ना, यानी b² - 4ac है। b² - 4ac बटा 2a। d बराबर 0 दिए हुआ है ना सवाल में, नहीं d बराबर 0 दिए हुआ है ना, विवेचक शून्य है, तो शून्य यहाँ बैठा देंगे। इतना डिटेल जाने की तब ज़रूरत भी नहीं है। जब d बराबर 0 आपको सवाल में दे दिया है तो 0 लिखिए। नहीं, कहाँ गलत होगा, 2a, a बराबर c, b + 0/2c और बीटा बराबर माइनस प्लस b -0/2a। a बराबर c दिए हुआ है, तो +b/2c। ऑप्शन में क्या चीज़ है, +-b/2c। हाँ, तो b/2c है ना। अच्छा, इसमें बीटा का ही सिर्फ मान का है। हाँ, तो अल्फ़ा भी निकाल दिए और बीटा भी निकल गया। तो अल्फ़ा प्लस ये वाला आया, उसके बाद इसका, चूँकि अल्फ़ा बीटा दोनों का, तो जब d शून्य है, d बराबर 0 है, तो क्या पढ़े थे, जब b² - 4ac बराबर 0 आता है तो क्या पढ़े थे कि वास्तविक और समान मूल्य होते हैं। हाँ, तो इसीलिए इसमें दोनों का वही वैल्यू आया है कि नहीं, b/2c। तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा सवाल है कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि a² फिर
पी स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 है। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें कह रहा है कि इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल बताएं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहेंगे, ए बराबर यहाँ ए स्क्वायर पी स्क्वायर दिया हुआ है, और बाकी जो है सो बी इसमें नहीं है। बी एक्स का गुणांक होता है तो इसमें है नहीं, क्योंकि मानक रूप जो आप पढ़े थे द्विघात समीकरण में क्या चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहा जाता है, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, है ना। तो एक्स का गुणांक इसमें नहीं है कहीं पर, तो जब नहीं है तो बी बराबर 0 होगा, और सी जो है ना वो माइनस क्यू स्क्वायर है। अब इसमें कह रहा है क्या क्वेश्चन कि मूल ज्ञात करें, तो मूल अल्फ़ा बीटा दोनों कहेगा। तो सबसे पहले डी निकाल लीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, मतलब बी जो है ना, सॉरी बी तो 0 है ना, बी 0 है तो 0 का स्क्वायर, और माइनस 4ac, 4a स्क्वायर पी स्क्वायर है, और सी माइनस क्यू स्क्वायर है। तो 0 और माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो 0 जोड़ेंगे तो जोड़े या फिर वही आंसर है 4a स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ये डी का माना है। अब इसमें कह रहा है मूल बताइए, अल्फ़ा निकाल लीजिए, अब बीटा उसके नीचे माइनस लगा देंगे, ठीक। अल्फ़ा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a, माइनस फार्मूला का, और क्वेश्चन में भी माइनस है क्या बी में, बी तो 0 ही है तो बात ही ख़त्म करिए। 4a स्क्वायर डी का जो वैल्यू है यहाँ अंडर रूट 4a स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बटा 2a, ए क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर दिया हुआ है। तो 0 ऋण में या धन में दोनों तो भाई, अच्छा इसमें यहाँ से वहाँ तक सब गुणनफल के रूप में है, इसमें 4 के बाद प्लस या फिर यहाँ कहीं बीच में माइनस वाइनस कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, ए स्क्वायर का इससे ख़त्म, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, सबका स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया, तो क्या बचा ए पी और क्यू बट्टा 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। तो आप क्या फाइंड आउट किए, 2a पी क्यू बट्टा 2a स्क्वायर और पी स्क्वायर। आप देखिए स्क्वायर ये डबल में है, तो स्क्वायर से एक ख़त्म हो जाएगा, या वैसे नहीं तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लीजिए। ऊपर में इसको अंश को 2 गुना ए गुना पी गुना क्यू लिख सकते हैं ना गुणनफल में, और यहाँ ये ए स्क्वायर को ए गुना ए लिख सकते हैं हर को, और पी को पी गुना पी लिख सकते हैं। अब देखिए एक ए से एक ए कैंसिल, एक पी से दूसरा पी कैंसिल, और अब शायद नहीं कर पाएगा, तो 2q बट्टा 2 से 2 कैंसिल, हाँ, तो अब क्या बचा q और q बट्टा ए पी, तो प्लस में ये वैल्यू आया, इसका बीटा जो है माइनस में आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस q बट्टा ए पी ऑप्शन में है कहीं पर, हाँ ठीक। दूसरा का डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसको मिटा दिया जाए स्पेस के लिए, चलो ठीक है देख लो, ओपन कर दो, है ना, हाँ लिखा हुआ अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। अर्धवृत्त का व्यास है 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त, हाँ अर्ध मीन्स आधा, वृत्त का आधा टुकड़ा जो होता है, मान लीजिए गोलाकार रोटी बीच में से काट दीजिए, हो जाएगा अर्धवृत्त। अच्छा इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, व्यास दिया हुआ, त्रिज्या नहीं है व्यास है, तो व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, तो इसका रेडियस जो होता है ना, हाफ करने से आधा कर देंगे, त्रिज्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो आर आपको 7 मिल गया। अब इसकी परिधि पूछ रहा है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, नहीं अर्धवृत्त की परिधि का क्या पढ़े थे, वृत्त की परिधि का होता है 2 पाया, लेकिन अर्धवृत्त है सेमी सर्कल है, हाँ पाई आर प्लस 2r होता है, लेकिन r कॉमन ले लेंगे तो r इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा,
आर का मान 7 बैठाइए, पाई का जो मान है वो 3.14 इसमें ले लीजिए, क्योंकि 22/7 भी लेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें फिर भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, है ना। और इसका 2 ले लीजिए तो कितना हो जा रहा है फिर 3 2 5.14, 3 और 2 5 और 1.4, इसमें तो 0.00 है, गुना करिए 7 चौका 28, तो 7 2 9, 7 5 6 35, मिला इसमें 35.98, यानी लगभग 36 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। कितना आ रहा है? हाँ 36 अप्रॉक्स में चला जाएगा, अप्रॉक्स में 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ 22/7 पर लगभग एग्जैक्ट आ सकता है, ठीक। और 36 सेंटीमीटर ऑप्शन में हो जाएगा इसका आंसर। 36 नहीं दिए हुआ है, 22 कैसे है तो अच्छा उस पर बना के देखते हैं। r×π+2, r 7 व्यास का आधा, 2 7 आएगा, उसके बाद 22 7 दूनी 14, 7 4 2 6 2 1 3, 36/7, 36 तो आ रहा है। हाँ और वो हो सकता कभी कभी इस ये फार्मूला भी होता है 1/2 2πr वो लगता है, लेकिन जो असल इसका ओरिजिनल अपना फार्मूला जो असल होना चाहिए, जिस एग्जैक्ट जो फार्मूला है इसका सेमी सर्किल का एग्जैक्ट जो फार्मूला यही है ना। और 36 भी ऑप्शन में है, और इस पर वो बनाएगा तो देखिए 22/7 और त्रिज्या 7, वो इसके हिसाब से चल दिया, है ना, क्योंकि हाफ ऑफ विड्थ की परिधि भी लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दिए हुआ। लेकिन इसका जो अर्धवृत्त का एग्जैक्ट फार्मूला होता है वो ये होता है, तो एग्जैक्ट के हिसाब से चलेंगे तो 36 सेंटीमीटर आ रहा है, और वृत्त की परिधि का आधा करेंगे तब 22 आ रहा है। तो अब मेरे हिसाब से भाई आपको इसी हिसाब से जाना चाहिए बस। अगला प्रश्न है कि किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक 26.8 और 27.9 दिया है, तो बहुलक क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है कि माध्य और माध्यक, माध्य दिए हुआ कितना 26.8, मीन जो इसका है वो है 26.8 दिए हुआ है, और माध्यक यानी मीडियन जो है वो मीडियन दिया हुआ है आपको 27.9, तो बोलता है बहुलक बताएं। तो NCERT किताब में एक फार्मूला लिखा हुआ था, पढ़े होंगे उसमें, कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य 3 गुना माध्यक घटे 2 गुना माध्य, 3 गुना माध्यक घटे 2 गुना माध्य, यानी 3 मीडियन और -2 मीन, 3 गुना माध्यक। माध्यक कितना, आप सब क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि बहुलक दे देगा माध्य दे देगा, बोलेगा माध्यक निकालो, तो चाहे इसमें से जो भी पूछे, माध्य पूछे माध्यक पूछे या बहुलक पूछ ले, आपको ये फार्मूला पे सेट करना, समीकरण बनाने आता ही है ना। दाएं से बाएं ला के बाएं से दाएं कैलकुलेशन मार देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 गुना माध्यक 3 गुना 27.9 और 2 गुना माध्य 26.8, 3 नमा 27, 3 7 21, 3 नमा 27 7 21 2 23, 3 2 6, 6 2 8, 83.7, 2 8 16, 2 6 12, 1 13, 2 दूनी 4 1 5, है ना मल्टीप्लाई सही। मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, उसके बाद देखिए 7 में 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया 3, कितना ऑप्शन में है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 30.1, चौथा का ही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो चौथा का ही। उसके बाद अगला प्रश्न 5वां, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई है। वृत्त वाला जो लेसन पढ़े हुए हैं 5वां नंबर, कि एक वृत्त है और वृत्त का बाह्य बिंदु P यहाँ पर होता है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु होता है, यहाँ सेंटर होता है, ये इसका स्पर्श बिंदु हो गया। और सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, बोलता है कि भाई P अगर 6 सेंटीमीटर है, मान लो A और ये B है स्पर्श बिंदु में, ये 6 सेंटीमीटर है, तो PB क्या होगा, PB भी 6 सेंटीमीटर होगा। कहाँ से होगा, क्योंकि 10.2 पर में जो सिद्ध किए थे कि सिद्ध कर रहे हैं कि बाएं बिंदु से स्पर्श रेखा जो जाती है समान होती है, वही ना पर में था वो, तो जितना PA होगा उतना ही PB भी होगा, है ना।
हाँ बिल्कुल यही आंसर, 6 बराबर 6, 6 ही होगा इसमें भी, इसलिए इसका ऑप्शन 6 ही वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं फिर। 6 नंबर लिखा, बिंदु P -2 8 और Q -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बताइए। मध्य बिंदु क्या होगा, इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है आपसे। तो ये मान लीजिए कि एक सीधी रेखा में सिरे का बिंदु A है और दूसरा B है, अब मध्य का बिंदु क्या है, P है। इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि P और Q, तब तो P Q ही लेना पड़ेगा, तो है ना। P क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि P और Q दोनों सिरे का बिंदु है। P है -2 और 8 और Q है -6 और 4, ठीक है। P है माइनस, तो इसका मध्य बिंदु जो है ना A मान लीजिए, तो PA बराबर QA, इस पर बना लेंगे तो नहीं बनेगा ये, जैसे कि एक AP बराबर BP का जो था, है ना, उसी हिसाब से PA बराबर QA बना लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, हाँ, दूरी सूत्र पर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु का नियामक पूछ लेता तब तो उसी हिसाब से चलते, उसके हिसाब से मेरे ख्याल में नहीं आएगा। इसमें x और y है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो इसको इसी से घटाया जाए, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, स्पेस भी नहीं है। इस दूरी सूत्र पर इसको बैठा के देखिएगा, आ जानी चाहिए आंसर। और अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देना चाहिए वैसे। दो वृत्तों की परिधियाँ 2 और 3 हैं। क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधियाँ 2 और 3 हैं और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो परिधि दिए हुआ त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो परिधि है C1/C2 बराबर कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। तो C1 देखिए, C1 का फार्मूला होता है 2πr1, C2 होता है 2πr2 बराबर 2/3 दिया हुआ है। तो C का अर्थ क्या हुआ, यानी कि परिधि, सर्कुम्फ्रेंस, है ना, सर्कुम्फ्रेंस उसे कहा जाता है, वृत्त की परिधि को C कहते हैं। तो परिधि का फार्मूला 2πr होता है, तो दोनों का रेशियो दिए हुआ है, 2π से 2π कैंसिल हो गया, r1/r2। हाँ, तो और क्या, 2:3 आंसर में देखिए है कि नहीं है। तब r1/r2 का भी यही आया है ना, 2:3 त्रिज्या का अनुपात भी लिखा। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, और संभव घटना की जो प्रायिकता होती है ना वो 0 होती है, और संभव घटना की प्रायिकता 0 के बराबर होती है। जो संभव घटना की प्रायिकताओं का सभी का योग 1 के बराबर होता है। तो असंभव का 0 और जो संभव होता है निश्चित जिसका होता है उसका 1, और माइनस वाला प्रायिकता होता ही नहीं है कि नहीं। निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। क्वेश्चन है कि √2 इनमें से किसके बराबर है, तो वैल्यू पूछ लिया ना। मान सारणी में किसका मान 2 आता है बताइए। मान सारणी में tan 60 का मान तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, है ना। उसके बाद cos 45 का होता है 1/√2, तो सेक हो जाएगा, इसका सेक का आंसर हो, क्योंकि cos का रिवर्स होता है सेक। cos इंटू सेक बराबर क्या होता है, cos इंटू सेक बराबर होता है 1। तो जितना cos का वैल्यू रहेगा ना उसका उलट देंगे ना, क्योंकि सेक बराबर क्या होगा 1/cos, तो इसको उलट दीजिए। 1/√2 को जो उलटिएगा तो √2 ऊपर 1 नीचे आएगा, इसका मतलब ये किसका वैल्यू होगा, सेक का वैल्यू होगा। तो इसमें है ऑप्शन में, ऑप्शन डी। अच्छा, इस ऑप्शन के हिसाब से नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन के हिसाब से चुनेंगे। ऑप्शन के हिसाब से इनमें ये दिया हुआ है कि sin 45 कर दिया है वो, तो भाई 1/sin 45 का मान कितना होता है 1/sin 45 का मान होता है 1/√2। तो जो डिवीजन में है तो डिवीजन से जब वो ऊपर जाएगा यानी 1 भागे, हाँ, गुना में जाएगा तो √2 ऊपर हो जाएगा ना, इसलिए ये डी ऑप्शन दे दिया है ना। यानी ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट में दिए हुआ, डायरेक्ट सिक नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 10 नंबर में है,
10 नंबर में कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, तो 9 कॉमन ले लीजिए और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 9 कॉमन लेंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इसका फार्मूला अपना 1 के बराबर होता है, तो 9 का मल्टीप्लाई 1 से देंगे तो 9 आंसर होगा, इसलिए इसका 9 ही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए 11 नंबर सवाल है। देखिए आपको क्वेश्चन क्लियर दिखना चाहिए ना, है कि नहीं, उसे क्या दिक्कत है। परिमेय संख्या 2 का पावर 3 है और इसके डिनोमिनेटर में है 2 का पावर 3 5 का 2, इसमें कह रहा है कि दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, तो शांत होगा इसका दशमलव प्रसार। आपको मालूम है कि जब पढ़े थे कि जो पी बटा क्यू के रूप में होता है, जहाँ क्यू का वैल्यू 2 का पावर n और m और 5 का n हो तो वो क्या होता है, शांत होता है। यानी हर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना दिखना चाहिए, या 2 दिखे या साथ में 5 दिख जाए, या 2 अकेला दिखे 5 अकेला दिख जाए तन्हा, हाँ 2 अकेला दिख जाए या 5 अकेला दिखे तो भी शांत, या दोनों एक साथ आ जाए तो भी शांत, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर टपक गया वो अशांत हो, तो ये शांत है। 12 नंबर आ जाइए, देखिए लिखा हुआ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का योग क्या होगा। यानी समीकरण दिए हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके शून्य का योग बताइए। तो शून्य के देखिए पहले शून्य को अल्फा कहा जाता है, दूसरे शून्य को बीटा कहा जाता है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में पहला शून्य का अल्फा दूसरा बीटा होता है, और त्रिघात में अल्फा बीटा गामा तीनों होता है। तो इसमें बोला कि इसका योग बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला का चाहिए माइनस बी बटा ए, तो बी के स्थान पर बी ही दिया हुआ है और ए के स्थान पर ए ही है, तो माइनस बी बटा ए आंसर हो जाएगा। आगे 13, 2 वृत्त सर्वाक्षम होंगे यदि उनकी 2 वृत्त सर्वाक्षम कब होंगे। 2 वृत्त जो होता है वो सर्वाक्षम कब होता है, तो इसका आंसर यानी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए इसमें देख रहे हैं क्या चीज लिखा हुआ है, क्योंकि सभी इतना है कि सभी समबाहु समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, और यहाँ है कि 2 वृत्त सर्वाक्षम कब होंगे ये पूछ रहा है। तो 2 वृत्त सर्वाक्षम कब होंगे, जब उसकी त्रिज्या, हाँ जब उसकी त्रिज्या बराबर होंगी, यानी अगर ये होगा 3 सेंटीमीटर और ये होगा 3 सेंटीमीटर, तब ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम। उसके बाद 14 नंबर है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर कोई 14 नंबर बता दिए क्या, 13 का क्या था, 13 का ये था, 14 अब हो रहा है। लिखा हो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु, यानी कोई ये वृत्त है इसका बाह्य बिंदु P है, तो इस पर से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो 2 ही खींच सकते हो, एक PA एक PB, चाहे जिधर से भी लेफ्ट से या राइट से। P अगर इधर है तो PA PB, अगर ऊपर से लोगे तो PA PB, अगर यहाँ ऐसे आएगा तो भी 2 ही, हर दिशा से नॉर्थ साउथ, हाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर तरफ से 2 स्पर्श रेखा बाएं बिंदु से खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंदु -5 और -3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु -5 और -3, -5 और -3 कौन से, तो आपको पहले कार्तीय तल बनाना आना चाहिए। कार्तीय तल में पढ़ी थी कि पहला वाला क्या होता है, प्लस प्लस होता है, पहला प्लस प्लस होता है, और घड़ी के उल्टी दिशा में घूम जाने से ये पहला चतुर्थांश हुआ, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, और ये तीसरा वाला होता है, और ये चौथा वाला होता है। घड़ी का उल्टी दिशा में घूमना, यानी कि 12 11 10 9 ऐसे करके आ जाइए, पहला दूसरा तीसरा चौथा चतुर्थांश। और पहला होता है प्लस प्लस, पहला का ठीक माइनस माइनस, यानी इसका अपोजिट जस्ट अपोजिट करेंगे। दूसरा पहले भुज में, भुज को देखा जाता है तो माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा।
तो संख्या कुछ भी दिया उससे हमको कोई लेना देना नहीं भाई, संख्या कुछ भी रहे, पाई लिखा रहे पाई माइनस 3 कोण से में है या जो भी, उस पर हमें जाना ही नहीं है, सीधा साइन पर जाना, माइनस और प्लस पे जाना है कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज पे। तो क्या चीज लिखा हो इसमें -5 और -3, तो -5 और -3 है, तो माइनस माइनस कौन से वाले में स्थित है, तो आंसर देंगे तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन टिक लगा के आगे बढ़ना है, खटाखट उड़ाए चलो एग्जाम में। 16 नंबर कितना दिए हुआ है, मिटाना पड़ेगा, क्या दिया का निर्देशांक क्या होता है। हाँ चलिए, क्वेश्चन है कि x अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इस पर निर्देशांक बताइए। तो x अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक x0 होता है और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक y अक्ष पर 0y होता है। यानी जो आपको पूछेगा उसको उधर ठेल देंगे सीधा, यानी जिसका चर्चा लेगा उसको पहले रख देंगे, बाकी नहीं रहेगा तो 0 उधर लगा। ये दिमाग में ट्रिक याद रखिए। x अक्ष है तो पहले भुज का बात कहा है, भुज को x बोलते हैं, है ना, x 0 हो जाएगा, कोटि y होता है तो ये 0 हो गया। y अक्ष का कहा है तो भाई y दिखना चाहिए, तो y उधर ही दिखेगा क्योंकि पहला भुज होता है दूसरा कोटि होता है। तो भुज में, हाँ भुज में ये 0 इसमें हो जाएगा, बाकी कोटि में ये y हो जाएगा। अगला 17 नंबर सवाल, 17, जैसे उदाहरण के लिए ये ले लो ना, -5 और -3 है, तो भाई ये भुज हुआ और ये कोटि हुआ। ये भी क्वेश्चन आए, घबराओ नहीं, अभी तो बहुत सारा बनाना बाकी, 500-600 ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो उसमें सब आ जाएगा, टेंशन की कोनो बात है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो, तो क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो तो थीटा कब बराबर होगा, बताइए जरा, बताइए आप लोग कब होगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है, यू आर राइट। यहाँ लिखा हुआ है कि ये दोनों बराबर है, तो 45 डिग्री पर ही दोनों बराबर होता है ना, चाहे साइन कॉस हो, चाहे टेन कॉट हो, चाहे सिक कॉसिक हो, वो 45 पर ही बराबर होता है। 18 नंबर, जब 18 नंबर में इसका थीटा के स्थान पर 22 डिग्री दोनों दिए हुआ, लिखा हुआ साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22 बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। ये फार्मूला होता है ना, जब थीटा दोनों का इक्वल है तो भाई फार्मूला में बराबर 1 होता है। आगे और देखिए 19, AP 2 7 12 का 10वां पद बताइए। 19 में AP लिखा हुआ 2 7 और 12 का 10वां पद, ये AP है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस हिसाब से दिए हुआ, समांतर श्रेणी में आपको निकालना क्या चीज़, 10वां। तो जितना नंबर का पूछे उसमें से 1 घटा देंगे डी में। 10 पूछा है ना, 9 डी लगा देंगे। अगर मान लो 132वां पद पूछ लेता तो A प्लस 131 डी कर देते, 1 बैग चले जाते, क्योंकि 1 बैग क्यों जाते, क्योंकि आपने पहले ही ले लिया यहाँ पर, इसीलिए। तो सवाल ये पूछा आपसे, तो A बराबर 2 और प्रथम पद को A कहते हैं, बाकी D जो है घटा के निकाला जाता है, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा के, और तीसरे में से दूसरे को घटा के निकाला जाता है। तो 7 में से 2 माइनस करिए, 5 आएगा। 2 + 9 पंचे 45, 2 47 है ऑप्शन में। चलो ठीक। 20वां है कि यदि 3 4 5 17 और x का माध्य 6 है। 20 क्वेश्चन 20वां है कि अगर 3 4 5 17 x का माध्य दे दिया है 6, माध्य 6 दे दिया, तो x का मान बताइए। तो आपको मालूम है कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बट्टा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फार्मूला होता है, यानी कि सभी परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या, 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ x बटे कितना संख्या इसमें, 1 2 3 4 5, तो जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना उससे भाग लगावेंगे, बराबर 6 दिए हुआ है। तो 4 3 7 5 12, 12 और 17 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 29, 29 प्लस x, इसका क्रॉस गुना हो जाएगा, इसके समझो हर में 1 है और इसमें ये इसका 6 के साथ गुना हो जाएगा, 1 के इसके साथ होगा, तो भाई 29 प्लस x ही रहेगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। x 30 में से 29 माइनस कर दीजिए, x का मान 1 आएगा।
यानी यहाँ जो x के बदले में नंबर 1 आना चाहिए था जो आपसे मांग लिया है ना। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव 2015 है ना, 15 का सेकेंड पालिका था। अब 16 का फर्स्ट पालिका किसी अगले दिन देखा जाएगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट।